फाइव स्टार होटल के एक वेटर से सूप गिर गया, जिस पर एक अमीर बिजनेसमैन ने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और नौकरी से निकलवा दिया। लड़का रोता हुआ चला गया, मगर उसने हार नहीं मानी। 12 साल बाद वही बिजनेसमैन एक नए होटल में डिनर करने आया। जब होटल का मालिक खुद बिल लेकर उसकी मेज पर आया और बिजनेसमैन ने टिप देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया, क्योंकि वो हाँ दानियाल, कहाँ हो तुम? मैं कब से होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या मीटिंग नहीं करनी? आदिल फाइव स्टार होटल में बैठा अपने दोस्तों को फोन कर रहा था। वो अकेला ही आया हुआ था, बाकी सब लोगों ने अभी आना था। इस मीटिंग से ही इस बात का अंदाजा लगना था कि आदिल को ये प्रोजेक्ट मिलेगा भी या नहीं। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सिफारिशात करवा रखी थी और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था। और अब सिर्फ और सिर्फ उसे मीटिंग के लिए आने वाले डेलीगेशंस का ही इंतज़ार था। उसने सोचा कि जब तक वो लोग आते हैं तब तक वो कुछ खा ही ले। वो ऑफिस से सीधा फाइव स्टार होटल आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उन लोगों के आने में अभी काफ़ी वक्त था, इसीलिए उसने एक सूप ऑर्डर कर दिया जो उसे 15 मिनट बाद मिलना था। वो मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था। वो एक जवान मर्द था जिसने कुछ अरसा पहले ही अपनी एक बिजनेस कंपनी शुरू की थी, जिसमें इसका काम भी अच्छा चल रहा था और आज उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था। वो सोच रहा था कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे और सारी दुनिया में मेरा एक नाम बन जाएगा। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि काश मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए। उसके बाद मैं अपने दुश्मनों को दिखा दूंगा कि आदिल खान क्या चीज़ है। वो यही सोच सोच कर बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। रील स्क्रॉल करते हुए एक मर्तबा ऊपर देखा तो दूर से उसे एक वेटर आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में सूप का प्याला था। वो समझ गया कि वो वेटर उसी की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वो वेटर तो नहीं था जो ऑर्डर लेकर गया था। इससे आदिल खान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सूप का इंतजार करने लगा। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन वो कुछ हल्का फुल्का खाना चाहता था, इसलिए ही सूप ऑर्डर किया था। और इस होटल में वो पहली मर्तबा नहीं आ रहा था। यहाँ पर अक्सर औकात आता रहता था और यहाँ का सूप बहुत ज़्यादा फेमस था, जो अब वो मंगवा चुका था। वो वेटर बड़े सलीके के साथ ट्रे पर सूप का प्याला रखे हुए आ रहा था। अब आदिल उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो एक मर्तबा फिर से निगाह मोबाइल पर मरकूज कर गया था। वो अब रील्स भी नहीं देख रहा था, बल्कि अपने दोस्त को मैसेज कर रहा था कि वो कब तक आएगा। इसी दौरान ही वेटर भी उसकी टेबल पर पहुंच गया और जैसे ही वेटर सूप का प्याला ट्रे से उठाकर मेज पर रखने लगा, तो आदिल खान ने अचानक से हाथ ऊपर किया तो सारा सूप आदिल खान के ऊपर गिर गया। वो वेटर हक्का बक्का खड़ा था। उसकी गलती नहीं थी, लेकिन आदिल खान गुस्से में फड़फड़ा उठा। गरम गरम सूप उसके हाथ के साथ साथ उसकी टांगों पर भी गिर गया था। टांगों पर तो उसकी पैंट थी, इसीलिए उसे ज्यादा जलन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसका हाथ जलकर राख हो रहा था। उसे इतनी जलन हो रही थी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो अपना हाथ काट कर फेंक दे। वो शदीद गुस्से से कुढ़कर रह गया था। वो कुर्सी से उठा और वेटर के मुंह पर अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार तमाचा रसीद किया। वो बेचारा गरीब सा लड़का जो कम उम्र था, सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी उन्हीं को देखने लगे थे और आदिल खान के चीखों पुकार और गुस्सा करने की आवाज से मैनेजर भी वहीं पर आ गया था। और जैसे ही मैनेजर ने आदिल खान की शिकायत सुनी, तो मैनेजर ने भी अली को बड़ी बड़ी बातें सुनाई।
अली नजरें झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो जानता था कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकता। 5 स्टार होटल के सारे स्टाफ को पहले ही ये बात समझा दी गई थी कि अगर कभी किसी अमीर ज़ादे की वजह से उन्हें बातें सुनाई जाएं तो वो चुप रहें। इस तरह 5 स्टार होटल का लोगों पर अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यहाँ का स्टाफ बड़ा फ्रेंडली है। इसीलिए वो लड़का चुपचाप खड़ा था। अली नहीं जानता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आदिल खान चीख रहा था कि इस बदतमीज लड़के को नौकरी से निकालो। जैसे ही अली के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया गया हो। वो अपनी बीमार माँ का इलाज इसी नौकरी से कर रहा था और उसके घर का चूल्हा भी इसी वजह से ही जल रहा था। और अब आदिल खान उसे नौकरी से निकालने का कह रहा था। मैनेजर ने आदिल खान को समझाना चाहा कि सर आप बैठ जाएं, हम आपसे माजरत करते हैं। लेकिन आदिल खान किसी सूरत नहीं मान रहा था। वो कह रहा था, अगर तुम लोगों ने इस लड़के को यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे होटल को सारे शहर में बदनाम कर दूंगा। वो मैनेजर भी जानता था कि आदिल खान कोई आम आदमी नहीं है। वो सारे शहर का मायानाज बिजनेसमैन था जिसने जवानी में बिजनेस में कदम रखा और फिर बिजनेस का बेताज बादशाह बन गया। मैनेजर बहुत ज़्यादा डर गया था और जब आदिल खान ने ये धमकी दी कि वो उनके रेस्टोरेंट को सारे ज़माने में बदनाम करवा देगा और कहेगा कि यहाँ का सारा स्टाफ बहुत बुरा है, तो मैनेजर भी प्रेशर में आ गया। वो जानता था कि जब कोई अमीर इंसान एक मर्तबा अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दे या किसी अखबार में ये इंटरव्यू दे दे कि फ़लाँ होटल अच्छा नहीं है, तो फिर उस होटल का मालिक मक्खियाँ मारता रह जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। मैनेजर इतना ज़्यादा प्रेशर में आया कि उसने सारे लोगों के सामने ही अली को जॉब से निकाल दिया। आदिल खान का चेहरा खुशी से तमतमा उठा था। वो आंखों ही आंखों में अली को ये जाहिर कर रहा था कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं। जैसे ही मैनेजर ने अली से ये कहा कि कल से तुमने होटल में नहीं आना, तो अली जो खुद पर कब से जब्त किए खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू किसी आबशार की सूरत उसकी आंखों से निकलकर उसके चेहरे पर लढ़कते जा रहे थे। उसने बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ लिए थे। सर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालें। आप तो जानते हैं कि मेरी माँ बीमार है। मैंने अपनी बहन की शादी करनी है और अपने घर का खर्च भी मैं ही चला रहा हूँ। अगर आपने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। वो हाथ जोड़कर मैनेजर के सामने खड़ा था। आंखों से आंसू मुसलसल निकल रहे थे। इर्द गिर्द के लोग जो थोड़ी देर पहले अपनी नशिस्तों पर बैठे गर्मा गर्म अंग्रेजी खानों के मज़े लूट रहे थे, अब इन्होंने खानों से हाथ रोक लिया था और उस गरीब लड़के की तरफ देख रहे थे जिसकी आंखों में आंसू थे और ज़बान पर इल्तिजा थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सुना नहीं, सर ने कहा है कि अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तुम्हारी गलती है। तुमने ही उनके कपड़े खराब कर दिए और इनका हाथ भी जला दिया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, निकल जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे ही मैनेजर ने गुस्से में ये बात कही तो अली के जुड़े तुड़े हाथ खुद ब खुद ही नीचे हो गए। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ज़ब्त टूट चुका है, जैसे एक इंसान टूट कर करची करची होकर बिखर जाता है। उसके चेहरे से ऐसा ही लग रहा था। उसका चेहरा देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि अब वो इंसान दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। वहाँ पर बैठे सभी लोग उस पर अफसोस कर रहे थे। किसी ने ये नहीं देखा था कि उस वेटर ने सूप गिराया भी है या नहीं, लेकिन फिर भी
सबको उस पर तरस आ रहा था। वो इतना गरीब था कि सभी जानते थे कि वो घर से होटल तक पैदल चलकर आता है। उसके पास कोई सवारी नहीं थी और ना ही वो रिक्शे वगैरह पर सफ़र करके अपने पैसे ज़ाया करता था। होटल का स्टाफ जानता था कि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, जिससे अब उसे निकाला जा रहा था, वो भी एक बुरे इंसान की झूठी बातों में आकर। आदिल खान दौलत के नशे में इतना चूर खड़ा था कि उसे इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ था कि सूप के प्याले को उसका अपना ही हाथ लगा था, जिसकी वजह से ही सूप उसके ऊपर गिरा था। अली की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, वो कहना चाहता था कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैनेजर के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। उसने कह दिया था कि वो अब यहाँ पर काम नहीं कर सकता। एक मर्तबा फिर से अली ने हिम्मत की और इस बार मैनेजर के नहीं बल्कि आदिल खान के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। और आदिल खान पीछे होकर खड़ा हो गया, जिससे यही जाहिर हो रहा था कि वो भी इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैनेजर, तुम इस लड़के को यहाँ से निकाल रहे हो या फिर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं? जैसे ही आदिल खान ने ये कहा तो मैनेजर अली को धक्के देकर वहाँ से निकलवा दिया। सब लोग तमाशा देख रहे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैनेजर को रोक पाते। सब लोग चुपचाप बैठे। हर किसी के मुंह में ज़बान थी, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। वो 5 स्टार होटल दरअसल एक गिलास डोर होटल था, जिसकी दीवारों पर ज़्यादा से ज़्यादा शीशे थे, बस ईंटें ना होने के बराबर थी। सब लोग अब बाहर का नज़ारा कर रहे थे। बाहर से सड़क साफ साफ दिखाई दे रही थी। अली बाहर निकल आया था। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकले चले जा रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा रंग था कि सब लोग देख सकते थे कि वो टूट चुका है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि जैसे ही कोई चीज़ करची करची टूट कर बिखर जाती है, वो जब दोबारा बनती है तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनती है। अली सड़क के किनारे पर फुटपाथ पर बैठकर आंसू बहाने लगा था। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा रखा था और सिसकियों के साथ रो रहा था। सब लोग अपने खानों को छोड़कर उसी की तरफ देख रहे थे। सबको उससे हमदर्दी तो हो रही थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उसे कोई काम प्रोवाइड कर सके या उसकी मदद के लिए कुछ पैसे ही दे दे। सब लोग बस हमदर्दियां कर रहे थे, और वो भी बस ज़बानी कलामी। आदिल खान अकड़ कर वहीं पर बैठा था। दूसरे वेटर्स ने टिश्यू की मदद से उसके कपड़े साफ कर दिए थे और उसके हाथों पर भी क्रीम लग चुकी थी। पहले तो उसे बड़ी जलन हो रही थी, जो बस वक्ती ही थी। अब वो बड़े सुकून से बैठा दूसरा सूप पी रहा था। अभी उसकी मीटिंग में काफ़ी टाइम था, इसीलिए वो बड़े सुकून से बैठा था। लोग आदिल खान पर बातें भी बना रहे थे कि कैसा घमंडी इंसान है। अगर उस लड़के बेचारे को माफ़ कर देता तो इसका क्या चला जाता। लेकिन लोग तो फिर लोग हैं, सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, अमल कुछ नहीं कर पाते। और लोग अपना काम कर रहे थे। आदिल खान अपना काम में लगा हुआ था और अली बेचारा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। कितनी ही देर लोग उसे रोता हुआ देखते रहे और फिर 2 ढाई घंटे बाद वो वहां से उठकर चला गया। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। 12 साल बाद। जी सर, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने होटल की सारी डेकोरेशन वैसे ही करा दी है। बस आप एक मर्तबा आकर चेक कर लें। होटल का मैनेजर जैन को कॉल कर रहा था कि वो आकर एक मर्तबा बर्थडे का थीम देख ले। जैन ने कहा कि अभी उसके पास वक्त नहीं है, वो बिजी है, वो दूसरे शहर गया हुआ था।
उसने अपने रेस्टोरेंट को बहुत ही आला बनवाया था और आज इसी सिलसिले में ही काम से गया हुआ था। उसने कहा था कि वो रात को वापस आएगा। मैनेजर अपने कामों में लगा हुआ था। उसने सारे वेटर्स से कह दिया था कि सर के बताए हुए थीम के मुताबिक ही सब कुछ करना है। दरअसल जैन ही अपने एक दोस्त को उसकी बर्थडे पर विश करना चाह रहा था, जिसके लिए उसने अपने होटल का इंतखाब किया था और अब वहां पर सारा इंतज़ाम भी हो चुका था। फिर रात को वो अपनी लैंड क्रूज़र में अपने होटल के बाहर आकर खड़ा हो गया, जिसके मेन डोर पर बड़े बड़े अल्फाज में पेशेंस लिखा हुआ था। इस होटल का नाम बहुत यूनिक और अलग था। इसने न जाने अपने होटल का नाम सबर क्यों रखा था। सब लोग ही हैरान थे। वो पेशेंस होटल अब शहर का मशहूर तरीन होटल बन चुका था। कोई भी नहीं जानता था कि ये होटल किसका है, क्योंकि मालिक बहुत ही कम यहाँ पर आता था। जैन जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर सारा का सारा स्टाफ अटेंशन हो गया। कस्टमर तो नहीं थे, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे थे। स्टाफ बस मालिक के ही इंतज़ार में खड़ा था। उसने होटल की सारी डेकोरेशन देखी। उसके दोस्तों के आने में अभी आधा घंटा बाकी था। उसने अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करवाए और फिर अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के अंदर ही वेटर्स कॉफ़ी लेकर आ गया। जैसे ही वेटर ने कॉफ़ी सर्व करना चाही तो न जाने कैसे उसके हाथ से गिलास फिसला और कॉफ़ी गिर गई, जो जैन पर तो नहीं गिरी थी, लेकिन उसके जूते खराब हो गए थे। वो कॉफ़ी उसके जूतों पर गिरी थी। जैन ने निगाहें ऊपर उठाकर देखा तो वो वेटर थर थर कांप रहा था। वो डर रहा था कि न जाने अब उसके साथ क्या होगा। ऐसे वाकयात तो अक्सर औकात होते रहते थे और लोग गालियां देकर चले जाते थे। और अब वो ये सोच कर डर रहा था कि न जाने इसका मालिक उसके साथ क्या करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कहकर ही उसे काम से निकाल दे कि तुम तो ये काम करने के काबिल ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही जैन ने खड़े होकर उसके कंधे पर थपकी दी और कहा कि कोई बात नहीं, तो उस वेटर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसे देखकर अली जैन को अंदर से सुकून मिल गया। पहले लोग उसे अली के नाम से जानते थे, हालांकि उसका असल नाम अली जैन था। और अब जबकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था, तो लोग उसका नाम भी इज्जत से अली जैन बुलाते थे या फिर जैन ही बुलाते थे। वो एक नई शख्सियत के तौर पर उभरा था। वो इस शहर में रह रहा था जहाँ पर उसने कभी धक्के खाए थे, लेकिन कोई भी उसे इस नाम से नहीं जानता था और ना ही कोई जानता था कि ये वही अली है जो सड़कों पर बैठकर रोया करता था। अली ने उस वेटर को भेज दिया और उसे तसल्ली दी कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। वो वेटर हंसी खुशी वहां से चला गया और अली अपने माजी में खो गया। आज तक उसे वो दिन नहीं भूला था जिस दिन उस अमीर ज़ादे ने उस सबके सामने उस पर हाथ उठाया था और फिर उसे नौकरी से भी निकलवा दिया था। लेकिन फिर भी वो ये समझता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर उस दिन उसके साथ ये सब ना हुआ होता तो शायद आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। फिर उसने अपने सारे ख्यालात को झटका दिया और बाहर निकल आया। उसके दोस्त आ चुके थे। पार्टी हो रही थी। हर तरफ हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। रात गए तक पार्टी चलती रही और फिर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अली जैन भी अपनी लैंड क्रूज़र में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। उस सारे तरक्की के सफ़र में उसने अपनी माँ को तो खो दिया था, लेकिन उसने अपनी बहन की शादी इज्जत से करा दी थी और अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। वो एक छोटी सी परी का बाप था
सारा घर अंधेरे में नहाया हुआ था। वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और अजीमो आलीशान बेंगलो था। गाड़ी की आवाज़ सुनकर चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी लेकर अंदर आ गया। वो अभी पहुंचा ही था कि गार्ड भागकर आया और उसका दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल आया। आज उसकी इतनी इज्जत थी कि सब लोग रुक रुक कर उसे सलाम किया करते थे। वो भी तो कोई वक्त था जब वो लोगों के सामने खाना सर्व किया करता था और तनख्वाह के नाम पर उसे जो थोड़ी बहुत रकम मिलती थी वो भी घर के खर्चों में लग जाती थी और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था और अपने घर को भी चला रहा था। वो महंगे बूट्स के साथ टुक टुक करता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। सारे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई और सोफे पर बैठ गया। आज का वाकया उसे भूल नहीं रहा था। उसे बार बार वो वक्त याद आने लगा था जब आदिल खान ने उसे सबके सामने बदनाम किया था। आज वो सोच रहा था कि अगर उस वक्त आदिल खान उसे बदनाम न करता तो शायद आज वो यहाँ पर नहीं होता। उसका दिल उस वक्त टूट टूट कर करची करची हो गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया और इतनी तरक्की की कि आज वो तरक्की की सबसे आखिरी सीढ़ी पर था। अब उसे अपनी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए था। बस उसकी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश थी कि कभी आदिल खान उसे ज़िंदगी में दोबारा मिले और वो उसका शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया था। लेकिन आज तक आदिल खान उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया था। उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। वक्त यूं ही गुजरता गया। वो कुछ देर और डाइनिंग रूम में बैठा रहा और फिर वो अपने कमरे में पहुंच गया। उसकी बीवी और बेटी सो रही थी। वो भी जाकर सो गया और बड़ी जल्दी ही उसे नींद आ गई। और फिर सुबह 10 बजे जब उसकी आंख खुली तो वो फौरन ही उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। अब उसका घर पहले जैसा नहीं था। ये एक बहुत बड़ा बेंगलो था जिसके हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम था और हर सहूलत मौजूद थी। उसे वो वक्त आज तक नहीं भूला था जब उनके घर के सहन में एक छोटा सा बाथरूम हुआ करता था जिसे सब लोग इस्तेमाल किया करते थे और घर भी किराए का था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कभी कभी उसे लगता था कि यह सब ख्वाब है। आज तक वो अपना माजी नहीं भुला पाया था, क्योंकि जो तरक्की में अपना माजी नहीं भूलते वही हमेशा तरक्की की सीढ़ियां तय करते चले जाते हैं। जो अपना माजी भूलकर खुद को नया इंसान समझ लेते हैं फिर उनका पहले से भी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अली ऐसा नहीं था। उसने अपने माजी को नहीं भूला था। आज भी उसे वो सब कुछ याद था कि कैसे वो पड़ोसियों से उधार मांगकर अपनी बीमार माँ का इलाज करवाया करता था और कैसे अपनी बहन के लिए लोगों से रिश्ते तलब करता था। लोग कहते थे कि लड़की वाला होकर खुद ही रिश्ता मांग रहा है। हालांकि हजूर पाक ने भी इस बात को गलत नहीं कहा, लेकिन आजकल के ज़माने में ये दस्तूर बन चुका है कि लड़की वाले रिश्ता नहीं मांग सकते। मगर अब उसकी बहन इज्जत से ब्याह कर अपने घर चली गई थी और वो खुश भी थी और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश था। गर्ज कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ सेट थी। बस उसके अंदर एक कसक बाकी थी कि वो कभी उस इंसान से मिले जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचा है। भले उस इंसान ने उसके साथ जो किया था वो ठीक तो नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद ही उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई और उसने सोचा कि वो अब ये ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। या तो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेगा या फिर अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेगा। और फिर वो इतना कामयाब हुआ कि दुनिया उसे रश की निगाह से देखने लगी। सुबह 12 बजे ही वो होटल के लिए रवाना हो गया था।
دا پیشنس ہوٹل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سورج کی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ ہوٹل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چپ چاپ اپنے آفس میں چلا گیا۔ وہ ہوٹل کم ہی آتا تھا۔ آج کل وہ ایک نیا بزنس بھی اسٹیبلش کر رہا تھا، اسی لیے وہ ہوٹل کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، اور ویسے بھی یہاں پر اس کا سٹاف کام کرتا تھا اور اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ دیر وہیں پر بیٹھا رہا اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر تو کوئی کام نہیں ہے، گھر چلا جاؤں، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اس انسان پر پڑی جو اس کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، جسے اس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی دیکھا تھا، اس کی سانس تیزی سے چلنے لگی۔ اس کے ورکرز اس ٹیبل پر کھانا سرو کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، عادل خان ہی تھا، جو اب بڑے مزے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر علی کا دل چاہا کہ آج وہ اس کے سامنے آ ہی جائے اور اسے بتا دے کہ اس کے رویے کے بعد اس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اب انتظار کرنے لگا کہ کب وہ کھانا کھا لے اور کب وہ بل ادا کرے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب عادل خان نے ویٹر سے کہا کہ وہ بل لے کر آئے، تو علی زین اسی ویٹر کی طرف گیا اور اسے بل لانے کا کہا۔ ویٹر بھی حیران ہو گیا کہ آخر مالک بل کیوں مانگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ویٹر بل لے کر آیا اور علی زین بل لے کر اس انسان کے پاس آیا، تو سب لوگ حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر ان کے مالک کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ کیوں ایک ویٹر کی طرح ایک کسٹمر کے پاس بل لے کر گیا ہے؟ عادل خان نے اوپر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بل کتنا ہے۔ اس نے بل کی طرف نظر دوڑائے بغیر ہی اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور ویٹر کو تھمانے لگا۔ وہ ویٹر علی زین ہی تھا، جو اب اس کے لیے بل لے کر کھڑا تھا۔ اور پھر آخر میں جب اس نے یہ کہا کہ جو پیسے بچ جائیں وہ تمہاری ٹپ ہے، اس نے یہ الفاظ اوپر دیکھتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں وہی 5,000 تھے، ان میں سے 500 روپے وہ اس ویٹر کو ٹپ دینے والا تھا۔ وہ حیرانی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر علی زین کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، میں ہی ہوں جسے آپ نے بدنام کر کے اس ہوٹل سے نکلوایا تھا، جہاں پر میں نے بڑی مشکل سے کام حاصل کیا تھا۔ آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دیجیے۔ جیسے ہی علی زین نے یہ کہا تو وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ علی زین نے اسے عزت کے ساتھ اپنے آفس میں آنے کا کہا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایک عام لڑکے نے اتنی زیادہ ترقی کیسے کر لی، وہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اس وقت علی زین کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ ہوٹل سے نکالا گیا تھا، علی زین اسے اپنے آفس میں لے کر آیا تھا۔ عادل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے لگژری آفس کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف امپورٹڈ فرنیچر اور ہر چیز اتنی مہنگی تھی کہ عادل کو لگنے لگا تھا کہ اس نے کوئی قارون کا خزانہ لوٹ لیا ہو۔ عادل خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک عام سے لڑکے نے یہ سب کیسے بنا لیا۔ اتنا امیر تو عادل خان بھی نہیں تھا جتنا وہ ان 14-15 سالوں میں ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ یہ ہوٹل اس کا ہے، لیکن جب سٹاف نے گواہی دی تو اسے یہ بات ماننی ہی پڑی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر تم نے ایسا کیسے کیا کہ تم نے اتنی ترقی کی منازل طے کر لی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ علی زین بھی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ علی زین نے ویٹر کو بلایا اور کہا کہ ہم دونوں کے لیے سوپ لے کر آؤ۔ سوپ کے الفاظ عادل نے سنے
تو اسے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اسے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اس ویٹر کو بدنام کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس سب میں اسی کی غلطی تھی، لیکن اس وقت علی زین وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اسے نوکری سے بھی نکلوا چکا تھا، اور ویسے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اپنا ہی ہاتھ سوپ کے پیالے کو لگا تھا، جس کی وجہ سے سوپ اس پر گر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر ویٹر سوپ لے کر آیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ عادل سوپ کے پیالوں کو دیکھ رہا تھا۔ سر، فکر نہ کریں، آج نہیں گرے گا آپ پر، کیونکہ آج تو آپ نے ہاتھ کھڑا ہی نہیں کیا۔ جیسے ہی علی زین نے یہ کہا تو عادل خان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے بے عزت کر رہا ہے، لیکن اپنے اندر ہی اندر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اس کی کہانی سننے میں ایک تجسس تھا، اسی لیے وہ وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ اور جب علی زین نے اپنی کہانی شروع کی تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ علی زین نے اس سے کہا کہ جب وہ یہاں سے نکلا تھا تو اس کی جیب میں صرف 1000 روپے تھے۔ اس نے گھر پہنچنے سے پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ کہیں پر نوکری نہیں کرے گا، بلکہ اپنا کام کرے گا، کیونکہ جب تک انسان دوسروں کے ہاں نوکری کرتا رہتا ہے تو بدنام ہی ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں اسے نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کا کام کبھی اپنا تو نہیں ہو پاتا۔ علی زین نے کہا کہ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ انہیں اسپتال لے گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ اگر وہ پیسوں کا انتظام کر دے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی بیکار نہیں گزارے گا، بلکہ اپنی زندگی میں محنت کرے گا۔ اس نے کچھ دوستوں سے 2-3 ہزار روپے ادھار پکڑ کر ابلے ہوئے انڈے سڑکوں پر بیچنا شروع کر دیے۔ وہ کوئی بھی نوکری ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اب وہ کسی کے ہاں ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ انڈوں کا کاروبار چل نکلا، اور پھر اس نے 2-3 لڑکے اور رکھ لیے جو سارے شہر میں انڈے سپلائی کرتے تھے۔ کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کی بہن بھی گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ان کا خرچہ اب کم ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو ان کا زیادہ تر پیسہ ان کی اماں کے علاج میں خرچ ہو جاتا تھا، لیکن اب تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر 2-3 سال کے اندر اندر ہی دونوں بہن بھائی نے اتنی محنت کی کہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کر لیا۔ وہ کاروبار کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی بہن گھر سے کھانا بنا کر دیتی اور وہ ریہڑی پر انہیں بیچا کرتا تھا۔ یہ کاروبار بھی 2-3 سالوں تک چلتا رہا، اور پھر ان 2-3 سالوں میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کا کھانا لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ آخر کار انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی بنائی تھی۔ گھر کے ایک کمرے کو خالی کیا اور اس کا دروازہ انہوں نے گلی پر نکال دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ ترقی پہ ترقی کرتے گئے۔ ان کے رزق میں اتنی برکت بڑھی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ آج وہ اس ہوٹل کا مالک بن بیٹھا تھا۔ عادل خان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا صبر دیکھا تھا اور پھر اسے سب کچھ عطا کر دیا تھا، اور سب سے بڑی بات اس کی محنت۔ جب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کے ہاں کام نہیں کرے گا بلکہ اپنے بلبوتے پر کوئی کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام لیا کہ وہ آج اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ عادل نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے معافی مانگی تو علی زین مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک تان تھا،
اس نے کہا نہیں سر، آپ مجھ سے معافی ہرگز نہ مانگیں۔ اگر اس دن آپ میرے ساتھ وہ سب نہیں کرتے تو آج میں یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آخر کب تک میں یوں لوگوں کی نوکریاں کرتا پھروں گا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ عادل خان بہت حیران تھا، لیکن یہ سچ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور آج اسے ایک نوجوان سے یہ سبق مل گیا تھا کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ اس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔